तो वैसे में ग्रामीण क्षेत्रों में आरएलपी की मजबूत पकड़ की बात हमेशा क्यों होती है? जी बिल्कुल, देखिए हनुमान बेनीवाल जाट समुदाय के बड़े नेता के तौर पर देखे जाते हैं और जाटों के वोटों को लेकर जो राजनीति है राजस्थान में आपको पता है हमेशा से चरम पर रही है। जातिगत वोटों के आधार पर कई पार्टियां चुनाव लड़ती आ रही है। हनुमान बेनीवाल खुद ये दावा करते रहे हैं लंबे अंतराल तक कि जिस तरह से देखिए उन्होंने जाटों के मुद्दों पर सवाल खड़े किए, उनके मुद्दों पर बातचीत की है बड़े स्तर तक। और देखिए जिस तरह से नागौर से राजनीति शुरू करने के बाद अब धीरे धीरे उन्होंने अपना दायरा भी बढ़ाया है। जिस तरह से आप देखिए बीकानेर की राजनीति की बात करूं, चूरू की राजनीति की बात करूं या आसपास के और बाकी जिलों की बात करूं, बाड़मेर तक उन्होंने अपना दायरा बढ़ाया है। और अब जो बात की जाए आने वाले चुनाव की बात कर रहे हैं हम लगातार, और जिस तरह से आपने कहा कि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य जो बनता और बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है इन इलाकों में, उसमें यह कहा जा सकता है कि जातीय समीकरण जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो गया है इस चुनाव को अगर देखें तो। क्योंकि ग्रामीण इलाकों में बहुतायत जो वोट है वो आरएलपी लेती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जाटों की बात करें 65,000 के करीब जाट जो वोट है वो इस पूरे बेल्ट में बताए जा रहे हैं जो विधानसभा है सरदार शहर की। और ऐसे में अगर हनुमान बेनीवाल 40,000 वोट भी ले जाते हैं, अगर ये एक अनुमान लगाया जा रहा है, अगर ले जाते हैं, कोई बहुत बड़ा आंकड़ा जो है वो यहाँ पर आरएलपी ले जा रही है ग्रामीण इलाकों से। क्योंकि ग्रामीण इलाके जो है उस पर हॉल्ट जो है वो आरएलपी अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रही है। आप देखिए जिस तरह से एक ही दिन में 8 सभाओं को हेलीकॉप्टर के जरिए हनुमान बेनीवाल ने संबोधित किया। और ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि देखिए और ग्रामीण इलाकों पर फोकस करने का मतलब ये है कि जाट वोटों को पूरी तरह से अपनी तरफ खींचना, और वो उसी की कोशिश यहां पर आरएलपी ने की और उसका रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है। अच्छी तादाद में वोट मिल रहे हैं, लेकिन ये बाद में समीकरण तय होंगे कि कौन कौन से ग्रामीण इलाके हैं जहां कौन सी पार्टी को कितने वोट मिले, ये पूरी काउंटिंग के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन चूंकि शहरी इलाकों की बात करूं, ब्राह्मण इलाका है, ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है, आप देखिए जिस तरह से बीजेपी ने भी कार्ड खेला, राजकुमार रणवा को शामिल किया गया, लेकिन उसका असर भी कहीं होता हुआ नजर नहीं आ रहा है अभी तक की काउंटिंग में। और एक बड़ी मार्जिन में जो वोट है वो आप देखिए कि कांग्रेस को मिले हैं। यानी भंवरलाल शर्मा के बेटे जो अनिल शर्मा है, जो प्रत्याशी है कांग्रेस के, उनके फेवर में ये पूरा चुनाव जाता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह के परिणाम अभी आए हैं, देखिए 11,000 की लीड, बड़ी लीड कही जा सकती है, जिसको अब जिस तरह से आप देखिए अब 2, 3, 4 राउंड के बाद लीड ही नहीं, मैं तो कहूंगा कि 11,000 वोट का बढ़त एक उपचुनाव में ये एक निर्णायक बढ़त मानी जाती है। और 11,000 वोटों की बढ़त निर्णायक बढ़त अगर बनती है तो जाहिर तौर पर उस तरीके का प्रदर्शन यहां पर कांग्रेस पार्टी ने किया है। अब खबरें यह भी आ रही कि जश्न मनाना शुरू कर दिया है सरदार शहर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने। जी बिल्कुल, देखिए मैंने जानकारी दी कि जिस तरह की बढ़त कांग्रेस को मिल रही है, 11,000 की लीड यहां पर कांग्रेस लेती हुई नजर आ रही है। और उसके बाद सरदार शहर में तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया, पटाखे छोड़ने शुरू कर दिया। उन्होंने तो जीत का दावा तक कर दिया है कि कांग्रेस के प्रत्याशी अनिल शर्मा जीत चुके हैं, जिस तरह की खबरें वहां से आ रही है। लेकिन अभी इंतजार करना होगा। लेकिन ये मैं जानकारी दे दूं कि छठे राउंड के बाद अब 3-4 राउंड जो अब आने वाले हैं ये बड़े निर्णायक रहने वाले हैं। ये तय कर देगा। जो राजनीतिक विशेषज्ञ है वो ये दावा कर रहे हैं कि 20,000 प्लस की लीड के साथ कांग्रेस जीतती हुई यहां पर नजर आ रही है, जिस तरह का दावा राजनीतिक विशेषज्ञ कर रहे हैं। लेकिन अब इंतजार करना होगा कितनी लीड के साथ कितने वोट कौन सी पार्टी को मिलते हैं और आरएलपी और बीजेपी के बीच में कितना मार्जिन रहता है। यह भी अपने आप में एक बड़ा विश्लेषण होगा आने वाले चुनाव को लेकर के, क्योंकि जिस तरह से पश्चिमी रेगिस्तान की बहुत सारी सीटों पर अब हनुमान बेनीवाल की नजर बनी हुई है और वो किस तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं दोनों पार्टियों को, जिस तरह से बयानबाजी वो करते हुए नजर आए। फिलहाल की स्थिति यह है कि सत्ता में काबिज कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी अनिल शर्मा 11,000 वोटों से आगे चल रहे हैं और निश्चित तौर पर एक अच्छा वोट जो है जो कांग्रेस को इस सरदार शहर चुनाव में उपचुनाव में मिलता हुआ नजर आ रहा है। रौनक, जो कद काठी या जो आप कैसे जिस कद के नेता भंवरलाल शर्मा जी थे, कह सकते हैं पर्सन हु नीड्स नो इंट्रोडक्शन, एक तगड़े प्रभावशाली नेता के तौर पर उनका प्रभाव आज के नतीजों में भी हम देख रहे हैं। और वैसी ही उम्मीदें, ऐसी भी एक्सपेक्टेशन जो है अनिल शर्मा से भी की जा रही थी कि अब उन्होंने जहां पर छोड़ा वहां से आगे बढ़ाएंगे, उस चीज को आगे लेकर जाएंगे अनिल शर्मा। तो अनिल शर्मा की जो पॉलिटिक्स यहां से शुरू होती है, अगर वो जीत के साथ यहां से अगर वो आगे जाते तो जाहिर तौर पर उस पेस को मेंटेन करने में कामयाब वहां पर होंगे। तो एक बात तो यहां पर तय मानी जाए ना रौनक की, जो अनिल शर्मा है उनका राजनीतिक भविष्य यहां से बड़ा सुनहरा नजर आएगा। अगर वो यहां पर बड़े मार्जिन से जीत दर्ज करने में कामयाब हो जाते हैं तो आने वाले समय में उनके तमाम रास्ते खुलेंगे।
निश्चित तौर पर देखिए, भंवरलाल शर्मा की बात करूं, बड़ा चेहरा रहे हैं कांग्रेस में, ब्राह्मण चेहरा बड़ा रहे हैं, सरदार शहर तक की सीमित नहीं रहे थे एक बड़े नेता के तौर पर। देखिए राजस्थान के बड़े ब्राह्मण नेताओं के तौर पर उनका नाम रहा है शुमार। तमाम जब भी कभी ब्राह्मणों की बात हुई तब भंवरलाल शर्मा का नाम सबसे ऊपर देखा गया है कांग्रेस पार्टी में, और उससे पहले भी। और निश्चित तौर पर यह भी कहा जा सकता है कि जब भी जनता को जरूरत पड़ी, भंवरलाल शर्मा अपनी पार्टी से जो है वो उनके खिलाफ बोलने लगते थे। उनका इस तरह का वर्चस्व रहा है, जनता के प्रति उनका सम्मान रहा है इस तरह का। लेकिन अब बात करें अनिल शर्मा की, क्योंकि देखिए अनिल शर्मा को राजनीति जो है विरासत में मिली है, लेकिन वो लगातार ग्राउंड पर काम करते हुए नजर आए हैं। जिस तरह से देखिए बात की जाए लगातार, जैसे भंवरलाल शर्मा जिस तरह से आप देखिए जनसंघ में रहे, उसके बाद भैरव सिंह शेखावत के वक्त में भी वो उनके साथ रहे, बाद में उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली, लगातार कांग्रेस की प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ते रहे और उसके बाद जीत भी हासिल करते रहे। 2008 में हालांकि देखिए बीजेपी के जो अशोक पिंचा, उनसे उनको शिकस्त झेलनी पड़ी थी, लेकिन पिछले 2-3 चुनाव में लगातार कांग्रेस की तरफ से जीतते रहे। बीजेपी की सत्ता आई, फिर भी वो यहाँ पर विधायक चुने गए। तो कहीं ना कहीं आप देखिए उनका वर्चस्व रहा है और उसका ही लाभ जो है अनिल शर्मा को, उनके बेटे को मिल रहा है। आप देखिए जिस तरह से लीड वो लेते हुए नजर आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनके आने वाले भविष्य के लिए कहा जा सकता है कि एक नई शुरुआत हुई है। एक विधायक के तौर पर अगर वो जीतते हैं तो विधायक के तौर पर वो विधानसभा में पहुंचेंगे यहां से अपने पिता के बाद उन्हीं की विरासत को संभालने के लिए। लेकिन इंतजार करना होगा अभी किस तरह से आगे का जो है काउंटिंग चलती है, राउंड्स के बाद क्या नतीजे सामने आते हैं, उसका इंतजार अभी करना होगा। लेकिन अगर कांग्रेस यहां पर जीतती है तो ये कहा जा सकता है कि अनिल शर्मा के तौर पर एक नया जनप्रतिनिधि जो है सरदार शहर को मिल सकता है। अशोक पिंचा, ये वो नाम जिनको मैं तो देख रहा था अभी इलेक्शन के दौरान, जब वोट पड़ रहा था तब भी आपने उनसे बातचीत की थी, वॉज वेरी कॉन्फिडेंट एट दैट टाइम। लग रहा था कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में कि मैं चुनाव जीत रहा हूं, सिंपैथी जैसी कोई चीज नहीं है और मैं इतने समय से इंतजार में हूं। अब ऐसे में एक चीज समझने वाली है कि बीजेपी ने पिंचा को ही क्यों दोबारा मौका दिया, क्योंकि लंबे समय से चुनाव हारते चले आ रहे थे, करीब करीब 1 दशक से ज्यादा वक्त हो गया वो चुनाव जीत नहीं पाए। अब ऐसे में एक बार फिर से उन पर भरोसा दिखाया बीजेपी ने, लेकिन वो भरोसे पर खरे उतर नहीं पा रहे। नंबर 2-3 के बीच में मोस्ट प्रोबेबली चांसेस नंबर 3 पर भी चले जाएं। अब ऐसे में पिंचा को दोबारा से मौका देना, बीजेपी ने क्लास ट्राई किया है क्या पिंचा पर, यह माना जाए? जी बिल्कुल, देखिए हमेशा से टक्कर जो है कांग्रेस बीजेपी के बीच में रही है सरदार शहर की सीट पर। और बात की जाए कांग्रेस में भंवरलाल शर्मा और बीजेपी में अशोक पिंचा का जो मुकाबला है, आप देखिए चुनावी रण में वो हमेशा से होता रहा है। हालांकि हमेशा से देखिए जिस तरह से भंवरलाल शर्मा का पलड़ा हमेशा भारी रहा, वो हमेशा जीतते रहे। हालांकि 2008 के चुनाव में आप देखिए जिस तरह से अशोक पिंचा ने भंवरलाल शर्मा को हराया था, उसी को देखते हुए देखिए जिस तरह से अशोक पिंचा का एक वरिष्ठ भाजपा नेता के तौर पर यहाँ पर हमेशा से सम्मान होता रहा है। और उसी को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर भाजपा ने अशोक पिंचा पर देखिए जिस तरह से दांव खेला है, और इसी भरोसे के साथ कि जिस तरह से प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता है, भंवरलाल शर्मा के बेटे अब खड़े हुए हैं, ऐसे में इस उम्मीद के साथ कि अब एक बार फिर अशोक पिंचा जो है वो इस सीट को निकाल सकते हैं, तो ऐसे में बीजेपी ने दांव खेला। लेकिन अभी तक के जो रुझान आए उसमें कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जिस तरह की परिस्थितियां पहले रही है चुनावों में बीजेपी की सरदार शहर में, वैसी परिस्थितियां इस चुनाव में भी देखने को मिल रही है। हालांकि देखिए इस बार आरएलपी ने जो है साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी की है, और उसका असर भी अब जिस तरह की हर राउंड काउंटिंग के साथ जो है वो देखने को मिल रहा है। और शुरुआत से ही रौनक, ये कोई नया नहीं है, और शुरुआत से मतलब जब से आरएलपी ने ताल ठोका, लालचंद मुंड का नाम सामने आया, जब से बेनीवाल की रैलियां शुरू हुई, जब से उनके आक्रामक तेवर हमने देखे, ये बात कही जा रही थी कि आरएलपी का वही हाल है, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। और वही चीज यहां पर नजर आ रही है। अब बड़ा इंपैक्ट छोड़ा है इस बार के यहां के उपचुनाव में, और एक मैसेज देने की कोशिश की है कि हल्के में मत लेना, 2023 में एक निर्णायक भूमिका में रहेगी आरएलपी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरह की बयानबाजी हनुमान बेनीवाल की तरफ से की गई है पिछले कई चुनावी सभाओं में, अगर बात करूं या जहां पर भी वो मीडिया से बात करते हैं, वो देखिए कांग्रेस पर भी हमला बोलते हैं, बीजेपी पर भी हमला बोलते हैं, और ये निश्चित तौर पर कहते हुए नजर आते हैं कि देखिए अब वक्त जो है वो बदला है, आरएलपी जो है पूरी तरह से हर जगह काबिज हो रही है, लोगों का समर्थन मिल रहा है। और निश्चित तौर पर देखिए सत्ता में
आए ना आए, लेकिन चुनावी जो निर्णय है, जो चुनावी जो रूपरेखा है, उसको कहीं ना कहीं बिगाड़ने में आरएलपी निश्चित तौर पर सामने निकल करके आई। और एक चीज बड़ी ये भी है कि जब भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी वगैरह की बैठक होगी राजस्थान चुनाव के मद्देनजर, तो आरएलपी की भूमिका उन बैठकों में बहुत अहम होगी इन बड़ी बड़ी पार्टियों की, क्योंकि उनको पता है कि जन समर्थन है और जन समर्थन इतना भयानक है कि वो इंपैक्ट डाल सकती है हर एक सीट पर, क्योंकि बड़े जाट नेता हैं, जाट नेता यहां पर हनुमान बेनीवाल, और वो इंपैक्टफुल भी हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, उसका असर भी उपचुनाव में नजर आ रहा है। रौनक, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए, तमाम चर्चा के लिए। बड़ी चीज यह है कि लगातार